एडवाइस करूंगा कि आप लोग लेक्चर 1 ज़रूर देखें, इसके पहले का पार्ट, जिसमें मैंने आप लोगों को सिखाया था कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू Q बार V क्रॉस बार B। वैसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो ये आता है K Q बार V क्रॉस बार B। हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को उसके फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं जो कि आप जानते हो, K Q V B साइन थीटा। और मत भूलो कि V क्रॉस B को कैसे घुमाना है। V के डायरेक्शन में हाथ लेकर जाओ और B के डायरेक्शन में उंगलियां घुमाओ, तो ये जो अंगूठा है ये आपको फोर्स का डायरेक्शन बताएगा कि इनवर्ड है या आउटवर्ड है। कल हमने ये भी पढ़ा था कि किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल है उस पे तब फोर्स लगेगा अगर उसमें वेलोसिटी है, वो मोशन में है। अगर वो रेस्ट पे है तो उस पे फोर्स नहीं लगेगा। आज इसी फॉर्मूले के आगे के कुछ केसेस और कंडीशंस को हम समझ लेते हैं और फिर अगर हो सका तो हम लोग बायो-सावर्ट्स लॉ भी पढ़ेंगे। सभी लोग बहुत अच्छे से यहां पर ध्यान देंगे, सारी चीजें मैं आपको समझाते चलूंगा। लेट अस राइट वंस अगेन अबाउट दैट फॉर्मूला, Fm इज इक्वल्स टू Q, अगर हम K को 1 ले लें, बार V क्रॉस बार B, राइट। इसका जो दूसरा फॉर्मेट है वो है Fm इज इक्वल्स टू Q V B साइन थीटा। साइन थीटा क्यों, ये आप जानते हैं। अगर थीटा 0 हो गया बेटा, थीटा अगर 0 हुआ, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0, ये केसेस बता रहा हूं। फर्स्ट केस साइन 0 कितना होता है, 0। तो अगर थीटा 0 ले लिया तो साइन 0 हो जाएगा 0। यहां देखिए, अगर साइन थीटा 0 हो गया तो क्यू वी बी इंटू 0, मतलब दिस विल गिव यू Fm इज इक्वल्स टू, इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में और आपका आंसर क्या आएगा, 0। तो क्या मैग्नेटिक फोर्स लगा, अगर B के ही डायरेक्शन में V है तभी तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0। आप ये सोचिए कि थीटा 0 किस कंडीशन में हो सकता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ये है और चार्ज की वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन, ये बार V है और ये सब मैग्नेटिक फील्ड है, ये कोई प्लस चार्ज है जो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे को पैरेलल हैं, तो थीटा क्या आएगा, 0। तो साइन 0 0। Fm इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ये हमारा फर्स्ट केस है। जल्द से जल्द इसको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी नोट डाउन करिए। अब दूसरे केस पे चलते हैं। देखिए, इफ उसी का केस रखते हैं, थीटा इज 180, ऑब्वियसली साइन 180 भी क्या होता है, 0। साइन 180 भी 0 ही होता है। मतलब ये कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, देखो इस तरफ, और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ 180, दिस इज 180, तो ऐसे कंडीशन में थीटा 180 साइन 180 0, और ये जो फोर्स होगा Fm ये बनेगा Q V B इंटू 0, मतलब 0। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो ये मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। इसके बारे में क्या समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी भी अगर इधर, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगना है। ये हो गया 0 का केस। मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी अगर इधर, तो भी उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, मतलब 0। जल्दी से नोट डाउन करिए। अब थीटा 0 हो गया, थीटा 180 हो गया, थीटा 90 ले लेते हैं। सो थर्ड केस ले लेते हैं, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90। अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो दोस्तों ये साइन 90 1 हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा 1। बहुत ध्यान से देखिए, और ये यहां पे अगर आप Fm ले लेंगे तो Q V B इंटू 1, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, थीटा 90 लिया तो Q V B इंटू 1 लिखने की भी नीड नहीं है, मतलब Q V B। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम भी हमेशा बनाते चलो कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है
आपने चार्ज पार्टिकल को ऐसे भेजा, देखो ये प्लस क्यू है, ये चार्ज पार्टिकल है, ऐसे जा रहा है, फील्ड ऐसे जा रही है, चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, बहुत ध्यान से देखिए। तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में हाथ लेके जाइए, ये गए ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मोड़ दीजिए, अंगूठा बोर्ड के अंदर जा रहा है, देखो बोर्ड के अंदर जा रहा है, इसका मतलब इनवर्ड। सो ये जो फोर्स होगा यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स होगा वो इनवर्ड होगा। ये क्रॉस क्या बताता है पता है आपको? इनवर्ड, ये हमने पढ़ा है पहले। सो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन दोस्तों इनवर्ड हो, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, जल्द से जल्द इस केस को भी सॉल्व कर लीजिए। और इस केस में एक बात कि इसके पहले की जो थीटा और केसेस थे उसमें थीटा 0 लिया, 180 लिया तो फोर्स भी 0 हुआ, पर यहां फोर्स 0 नहीं हो रहा है। ये जो फोर्स होगा जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री होगी दोस्तों, तो ये जो फोर्स होगा ये मैक्सिमम फोर्स होगा। तो मैक्सिमम फोर्स की कंडीशन क्या है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, याद रखना है। चलिए जल्दी, ओके दोस्तों, अभी क्यू वी बी साइन थीटा वाला फोर्स का पार्ट आपने समझ लिया है। अब हम लोग एक इनफाइनाइट, एक कंडक्टर, जो कि कंडक्टर कितने भी लेंथ का हो सकता है, हम जानते हैं कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो होगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। राइट हैंड थंब रूल हमने क्लास 10th में पढ़ा है। लेकिन एक कंडक्टर से कुछ दूर यूनिट वेक्टर आर डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर क्या होता है आप जानते हैं? जो डायरेक्शन बताता है और जिसकी मैग्नीट्यूड होती है 1, इफ यू रिमेंबर दिस। तो यूनिट वेक्टर आर के डायरेक्शन में एक पॉइंट है P और वहां का मैग्नेटिक फील्ड हमको काउंट करना है। दोस्तों मान लेते हैं कि ये कोई एक कंडक्टर है, थोड़ा अच्छे से बनाता हूं मैं ये कोई एक कंडक्टर है, ये एक वायर है। इस वायर को अगर हम जूम कर दें तो ये थोड़ी सी इसकी डायमीटर बन जाएगी। अब इस कंडक्टर से कुछ दूर पॉइंट P पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा? जेईई नीट में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो इस फॉर्मूले पे डिपेंड है। इनफैक्ट एम्पियर्स लॉ और बायो-सवर्ट्स लॉ, यही दो लॉ के ऊपर मैग्नेटिक पार्ट डिपेंड होता है दोस्तों। तो जिसमें से सबसे पहले पार्ट आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है बायो-सवर्ट्स लॉ, और म्यू 0 टाइम्स द करंट, ये होता है एम्पियर्स लॉ। तो हम पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, मतलब इसके बाद जो छोटे छोटे डेरिवेशंस होंगे वो इसी पे डिपेंड होंगे, जिनका बेसिक यही होगा कि एक वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है और उससे कुछ दूर पे कोई पॉइंट होगा, उस पे मैग्नेटिक फील्ड पूछिए, समझे? आइए इसको एक लॉजिक तरीके से डिराइव करते हैं। हमें एक इस पूरी लेंथ का एक छोटा सा लेंथ ले लेना है बच्चों। पूरी लेंथ अगर L है तो आप सबको पता है कि छोटी लेंथ को क्या लिया जाता है? DL। इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं ज्यादा बड़ी लेंथ लेता, राइट, तो ज्यादा बड़ा मैग्नेट होता। समझिए आप मेरी बात, क्योंकि करंट तो इसके हर पॉइंट में से फ्लो हो रहा है। तो इसे बोलते हैं करंट एलिमेंट। क्या कहते हैं? करंट एलिमेंट। अ स्मॉल एलिमेंट जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। इससे P की डिस्टेंस ये ले लेते हैं हम और उसे मान लेते हैं R डिस्टेंस है। बहुत अच्छे से देखिए, R डिस्टेंस पे जिसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर R ले लेते हैं, ठीक है? ओके दोस्तों, यहां पे ये वाला डिस्टेंस इस एलिमेंट के साथ एक एंगल बना रहा है। देखिए बना रहा है। अगर मैं उस एलिमेंट को यहां पे स्मॉल में ऐसे बनाऊं, थोड़ा जूम करके, तो कुछ ऐसा है वो एलिमेंट उस वायर से। क्योंकि वो वायर मुड़ा है नहीं मुड़ा है, कितने एंगल पे, ये भी तो हमें सोचना होगा। अगर सीधा होता तो 90 डिग्री, कोई बात ही नहीं है। ये अगर सीधा वायर एलिमेंट होता तो 90 डिग्री, कोई बात ही नहीं है। यहां पॉइंट P होता, ये R होता, कोई बात नहीं है। थीटा 90, साइन 91, सब जानते हैं।
अच्छा, साइन थीटा अभी बताया मैंने यूज होता है। तो हम इस पॉइंट का यहां से एग्जैक्ट और यहां से एक टेंजेंशियल लाइन बनाएंगे और उससे क्या बना देंगे, थीटा। तो आप देखिए, ध्यान से देखिए, इस एलिमेंट को इस तरीके से एक टेंजेंशियल लाइन बनाइए और ये एंगल बना दीजिए थीटा। क्या आपको बात समझ में कि उसका प्रोजेक्शन कैसा है, पॉइंट P का इस करंट एलिमेंट शब्द याद रखें, से प्रोजेक्शन कैसा है। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड तो B लेटर से डिनोट किया जाता है, लेकिन यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्मॉल एलिमेंट dB की वजह से, dB स्मॉल एलिमेंट dl की वजह से, इसलिए उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो dB हो जाएगी, क्योंकि टोटल मैग्नेटिक फील्ड है B, तो जो स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी हो जाएगी dB। तो अकॉर्डिंग दिस लॉ, बायोट-सवार्ट्स लॉ, इनके हिसाब से दिस मैग्नेटिक फील्ड dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। सीधी बात, अगर करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, इसलिए dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। इक्वेशन नंबर 1, यह स्टेटमेंट भी आपको लिखना होगा, सुनते रहिए, पूरा फोकस करिए, सब याद करना है। वही मैग्नेटिक फील्ड dB इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एलिमेंट और लेंथ dl। भाई लेंथ बढ़ाओगे तो मैग्नेट ज्यादा बढ़ेगा ना, so this dB is directly proportional to dl, that is current element length dl. This dB is also directly proportional to sin theta. इक्वेशन नंबर 3, sin थीटा का क्या महत्व है वो आप जानते हैं, अभी इसके पहले ही मैंने समझा, इसके पहले के इक्वेशन में। सो ये तीन चीजें इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो चौथा इक्वेशन, न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉर द डिस्टेंस, जो हम कॉलम्स में यूज करते हैं, जो हम ग्रेविटेशन में यूज करते हैं, कि dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन देम। ऑब्वियस सी बात है, तुम डिस्टेंस बढ़ाते चले जाओगे तो फोर्स जो वहां पे लग रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, वो तो घटती चली जाएगी बच्चों। तो आपने क्या सीखा, क्या क्या चीजें सीखी, एक बार रिपीट कर लेते हैं मेरे साथ, और फिर इस पूरे इक्वेशन को एक साथ फॉर्मेट में तैयार कर लेंगे। हमने सीखा, ये स्टेटमेंट आप लिखते चलिए, कि स्मॉल एलिमेंट, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्मॉल एलिमेंट dB is directly proportional to the current flowing through that conductor. Write it down. dB, that is magnetic field, is directly proportional to length of small element dl. dB is directly proportional to sin theta. You know what is theta over here? दिखा दिया है मैंने. And this dB is inversely proportional to square of distance between them. Equation number 1, this gives equation number 2, this gives equation number 3, and this will give you equation number 4. दोस्तों, अगर इनको कंबाइन किया जाए तो हमारे को वो जादुई फॉर्मूला मिल गया, जिससे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और वो न्यूमेरिकल होगा, वो फॉर्मूला होगा, dB is proportional directly to I, directly to dl, directly to sin theta upon r square. क्योंकि r स्क्वायर को इनवर्सली है तो वो डिनोमिनेटर में, बाकी सब न्यूमरेटर में। ये आपके सामने dB इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब यहां जो कांस्टेंट है वो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी के लिए, जिसकी वैल्यू मैं आपके सामने लिख दूंगा, dB इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4π। इस μ0 को आप जानते हैं, μ0 अपॉन 4π, ये परमिएबिलिटी के लिए यूज होता है, जैसे हम एप्सिलॉन नॉट यूज करते थे इलेक्ट्रो में, तो मैग्नेटिज्म में हम म्यू नॉट यूज करते हैं। μ0 अपॉन 4π, ये k की वैल्यू है, I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। देख लीजिए, dB इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4π I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, वेयर μ0 इज इक्वल टू, μ0 की वैल्यू लिख लें 4π इंटू 10 टू द पावर -7, 4π इंटू 10 टू द पावर -7। मतलब जब हम न्यूमेरिकल करते हैं ना बच्चों, तो ऊपर आता है 4π इंटू 10 टू द पावर -7, नीचे आता है 4π, 4π कैंसिल, बचता है सिर्फ 10 टू द पावर -7, आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये पूरा इक्वेशन आपके सामने है, इसे आपको लिख लेना चाहिए।
इसी को मैं वेक्टर फॉर्म में भी समझाने जा रहा हूं। ये देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैं आपको यही इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में भी समझाने जा रहा हूं, पूरा ध्यान देना है आपको। ये सब यूनिट वेक्टर आर के डायरेक्शन में हो रहा है। देखिए यूनिट वेक्टर आर के डायरेक्शन, और यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं, यही वेक्टर फॉर्म है। आइए समझते हैं। आई होप आप लोगों को बायो सवर्ट्स लॉ पूरा याद हो गया, और उसका जो फॉर्मूला है dB इज इक्वल टू IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो जब मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, बात खत्म, कांस्टेंट बाहर, dl का इंटीग्रेशन होता है बस, और क्या, राइट। करेंगे, सॉल्व करेंगे वो भी। फिलहाल इसी को वेक्टर फॉर्म में समझते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान देना। इन वेक्टर फॉर्म, बायो सवर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए ये dB है आपके सामने, इसी को मैं यहां लिखता हूं dB इज इक्वल टू, मुझे लगता है आपको याद है और आप बिना देखे बोल पाएंगे, है ना। ये करंट एलिमेंट था इसलिए I इंटू DL याद रहे। dB इज म्यू 0 अपॉन 4 पाई। देखिए यहां IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो इंटीग्रेशन, ये सॉरी बार dB, और ये यूनिट वेक्टर r के तरफ जा रहा है, तो मैं यहां लिखूंगा यूनिट वेक्टर r। अब यूनिट वेक्टर r जिसे लिखने आ गया उसने काम कर दिया, हो गया कमाल। बार r अपॉन मॉड ऑफ r, याद आया, बार r अपॉन मॉड ऑफ r या मॉड ऑफ बार r, वो भी चलेगा। ये वेक्टर्स में आपने सीखा हुआ है भाई, मॉड ऑफ r मतलब r होता है। आइए यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, म्यू 0 अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा, यूनिट वेक्टर r के जगह क्या लिखेंगे दोस्तों, बार r अपॉन मॉड ऑफ r, और इसके नीचे r स्क्वायर। देखिए IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यूनिट वेक्टर r के जगह क्या लिखा, बार r अपॉन मॉड ऑफ r। भारत माता की जय। और ये जो मॉड ऑफ r है इसका अर्थ होता क्या है, इसका क्या अर्थ होता है, r, तो आर स्क्वायर इंटू आर, बताओ, आर क्यूब। सीधी बात है, इसे कैसे लिखा बोलो, बार r अपॉन मॉड ऑफ r। मॉड ऑफ r मतलब r, आर स्क्वायर इंटू आर मैं सुनना चाहता हूं आर क्यूब। अब इसी को वेक्टर फॉर्मेट में हमने तैयार कर लिया है, मैं आपको इसका वेक्टर रूप दिखाने जा रहा हूं। देखिए ये r और ये लेंथ, ये देखिए ये r और कंडक्टर का लेंथ, इनके बीच का एंगल होता है थीटा। मत भूलो मैंने बोला था ये पॉइंट P है, ये है r। देखो इधर ये है r, यूनिट वेक्टर r, यही वो डिस्टेंस, और ये था कंडक्टर का स्मॉल एलिमेंट dl। थीटा किसके बीच बना था, dl और r के बीच। किसके बीच बना था, dl और r के बीच। इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि साइन थीटा है तो क्रॉस प्रोडक्ट किसके किसके बीच लगेगा, dl और r के बीच। जिनके बीच थीटा बनेगा क्रॉस प्रोडक्ट उनके बीच लगेगा। तो मतलब मैं इससे और इस डायग्राम से समझ के क्या लिख सकता हूं, देखो हमने यहां पे वायर लिया था, कंडक्टर ऐसे टैंजेंट बनाया था और उनके बीच में एंगल बनाया था थीटा। तो इस लेंथ और इस डिस्टेंस के बीच एंगल बनता है थीटा दोस्तों। इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट dl और r के बीच बनेगा, और ये साइन थीटा टूट के क्या बन जाएगा, बोलिए, म्यू 0 अपॉन 4 पाई I ब्रैकेट के अंदर dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। तो जो r स्क्वायर था वो r क्यूब बन गया है। आई होप आपको समझ में आ चुका है, बहुत अच्छे से इसको एक बार समझ लीजिए। बार dB इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई I dl बार dl क्रॉस बार r अपॉन r क्यूब। यस, चल दी।